हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 21 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को बता दें कि आज हमें थोड़ा सा काम है, जिसकी वजह से आज हम सिर्फ प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। तो जिसमें आप सभी को बता दें कि 21 जनवरी के जो 10 करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, इसको हम पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और इस क्लास को सिर्फ हमारे साथ आप सभी 15 मिनट तक देखते रहेंगे, जिसमें हम 10 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो यह सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए से, यूएई से संबंधित है। अभी जो है एक ऑपरेशन चलाया गया है, किसके द्वारा? यूएई के द्वारा चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3। और यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह अभ्यास शुरू किया गया है गाजा में जो अटैक हुआ था, यानी कि इजराइल और हमास के बीच में जो अटैक हुआ था, तो उसमें बहुत से लोगों की जान गई और बाकी जो जान माल हानि की जो नुकसान हुई है, और जो वहाँ पे अभी भी बेसहारा लोग हैं, उनकी जो हेल्प करने के लिए यूएई के द्वारा गाजा में 200 टन आवश्यक सामग्री को जो है भेजा गया है। तो इसी आवश्यक सामग्री को अगर पूछे किस ऑपरेशन के तहत भेजा गया है, तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 के तहत भेजा गया है, जो यूएई ने चलाया है। ठीक है, तो कहाँ पर? गाजा में चलाया है। आप सभी को थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा दें। ये मान लीजिए इजराइल का मैप है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमास है, जिसे कहते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा गाजा पट्टी है, और यहाँ पे जो है वेस्ट बैंक है। तो इन्हीं दोनों जगहों पे जो है इजराइल के द्वारा जो है अटैक किया गया। बाकी के जो ये पूरा देश है इजराइल का है, तो इन्हीं दोनों जगहों पे जो है इजराइल के द्वारा अटैक किया गया है। और अभी हाल ही में यूएई के द्वारा जो है यहाँ पे गाजा में इस स्थान पे जो है 200 टन आवश्यक सामग्री भेजा गया है। ठीक है, तो और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अभी क्यों भेजा गया है? क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में अभी जो है शांति समझौता हो चुका है। और यह शांति समझौता अगर पूछे कहाँ पर हुआ है, तो कतर दोहा में यह शांति समझौता हुआ है। और इसी के बाद जो है यह ऑपरेशन चलाकर यूएई के द्वारा आवश्यक सामग्री जो है गाजा में भेजा गया है। ठीक है, बात करते हैं यूएई की राजधानी का क्या नाम है। तो इसकी राजधानी का नाम है आबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट बात करते हैं कि महिला T20 विश्व कप 2024, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो यूएई में किया गया है। इसका अगर पूछे विजेता कौन है, तो विजेता बना है न्यूजीलैंड। कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। और उप विजेता अगर पूछे कौन बना है, तो साउथ अफ्रीका जो है इसका उप विजेता बना है। डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके बीच होता है? तो यह अभ्यास 3 देशों के मध्य होता है, जिसमें इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो मूसी इमारतें जो है अगर पूछे कहाँ पे हैं? हैदराबाद में, क्योंकि हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं कि विश्व स्मारक निगरानी सूची, इसमें जो है भारत के 2 स्थल शामिल किए गए हैं। वैसे टोटल अगर पूछे कुल कितने इसमें साइट शामिल करी गई हैं, तो कुल 25 साइट शामिल करी गई हैं विश्व स्मारक निगरानी सूची में, जिसमें भारत के 2 स्मारक इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है मूसी नदी के किनारे की जो इमारत है, हैदराबाद इसमें शामिल है। बात करते हैं भुज की जो जल प्रणाली है, यानी कि बेहतर जल प्रबंधन है, इसको भी जो है शामिल किया गया है। और भुज स्थान कहाँ है? गुजरात में। तो ये 2 स्मारक शामिल किए गए हैं। भुज की व्यवस्था और मूसी नदी के किनारे की जो इमारत है हैदराबाद में है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। और यह पूछे कि जारी कौन करता है, तो यह जारी किया गया है विश्व स्मारक कोष के द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना 1996 में हुआ है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो सबसे पहले फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब किसे निर्यात किया जाएगा? तो यह निर्यात किया जाएगा इंडोनेशिया को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल अगर पूछे किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसमें भारत और रूस की मदद से यह बनाया गया है। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल में हमारी किसने मदद करी है? रूस ने करी है। और यह पूछे कि किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह एक क्रूज मिसाइल है। और किस सिस्टम पर कार्य करती है? तो फायर एंड फॉरगेट श्रेणी, यानी दागो और भूल जाओ श्रेणी पर कार्य करती है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 2.8 मैक है, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी काफ़ी तेज़ है। और यह इसलिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को अगर पूछे निर्यात किसे किया गया है, तो पहली बार निर्यात किया गया था फिलीपींस को।
और अभी दूसरी बार किसे निर्यात किया जाएगा तो दूसरा देश हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो पहला देश है फिलीपींस और दूसरा देश है इंडोनेशिया। क्योंकि जो है चीन का जो है बढ़ता प्रभाव देखते हुए भारत जो है चीन के जो भी पड़ोसी देश हैं उनको जो है ब्रह्मोस मिसाइल की जो है खेप दे रही है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल सौंप रहा है, चाहे वो फिलीपींस हो इंडोनेशिया हो। ठीक है, ये सभी जो है चाइना के आसपास के कंट्री हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बनाए जाएंगे, तो अब की बार 2026 में कौन बनाए जाएंगे, प्रबोवो। 2025 में कौन बनाए जाएंगे, प्रबोवो सुबियांटोनो बनाए जाएंगे। और ये किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछे कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, लगभग यहाँ पे 13,000 द्वीप हैं। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला अगर पूछे देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी पूछे क्या है, जकार्ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, यानी टायर निर्माता कंपनी CEAT को शामिल किया गया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को शामिल किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, इसकी अगर पूछे कि स्थापना कब करी जाती है, 2018 में करी जाती है। और यह रिपोर्ट अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब होती है, तो 1971 में होता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी जो है एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसको कहते हैं शीतकालीन बैठक। ये कहाँ होती है, दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है। और इसी संगठन के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में भारत के कितने शहर शामिल किए गए, मतलब भारत की कितनी कंपनी शामिल करी गई है, तो 2 कंपनी शामिल करी गई है। एक तो पहला है CAT टायर वाला और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसमें शामिल किया गया है। शामिल होने का उद्देश्य क्या है, तो विनिर्माण में नवीन तकनीकी का प्रयोग करना, इसके लिए जो है शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है, तो यह तेल कहाँ का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मन की बात कार्यक्रम इस बार जो है अगर पूछे कि कौन से क्रम का एपिसोड है, तो 118वें क्रम का यह एपिसोड है। और इसमें जो है चर्चा कौन कर रहे थे, तो आप सभी को पता है कि PM मोदी जी करते हैं। और PM मोदी जी के द्वारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप के 7 प्रोडक्ट को जो है GI टैग देने की घोषणा करी गई है। ठीक, कितने, तो 7 प्रोडक्ट को आपको याद रखना है, जिसमें जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे वर्जिन तेल के बारे में बताया गया है, वर्जिन नारियल तेल यह कहाँ का है, तो यह निकोबार में तैयार किया जाता है, महिलाओं के द्वारा जो है यह तेल तैयार किया जाता है। और वहीं जो है निकोबारी नारियल, चटाई, चावल, ये सभी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जो है इनको जो है GI टैग देने की घोषणा करी गई है PM मोदी जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि वर्जिन नारियल तेल कहाँ तैयार किया जाता है या यह प्रोडक्ट कहाँ से संबंधित है, तो निकोबार से संबंधित है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी राजधानी क्या है, तो पहले इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब यह पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो इसकी नई राजधानी बन गई है श्री विजयपुरम। और यहीं पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 21 द्वीप हैं इनका नाम चेंज करके जो 21 परम चक्र विजेता हैं उन्हीं के नामों पर जो है 21 द्वीपों का नाम रख दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप देख लेते हैं, जैसे रॉस द्वीप का नाम बदल के बॉस द्वीप कर दिया गया है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट अगर पूछे कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार पे है। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस जिसे CRPF कहते हैं, इसका अध्यक्ष अगर पूछे यानी महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी गई है, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1939 में करी गई थी। और उस टाइम पे CRPF का क्या नाम था, तो क्राउन फोर्स इसका नाम था। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद 1949 एक्ट के तहत जो है इस क्राउन फोर्स का नाम बदल के CRPF कर दिया जाता है, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस कर दिया जाता है। और इसके पहले महानिदेशक अगर पूछे कौन बनाए गए थे, तो BG कानटेकर बनाए गए थे, BG कानटेकर बनाए गए थे, आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन बनाए गए हैं, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए हैं। और इसका आदर्श वाक्य अगर पूछे कि CRPF का आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवा और वफादारी इसका आदर्श वाक्य है।
और अगर किसी राज्य में अशांति फैल जाती है तो अगर वहाँ की जो पुलिस है, राज्य की पुलिस है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सीआरपीएफ को भेजा जाता है। ठीक है, तो इसके नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, किस क्रम का है? तो तीसरे क्रम का है। अभी बाकी के पहला दूसरा भी सॉल्व करेंगे। बात करते हैं कि राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन इस बार जो है तीसरे क्रम का कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कोणार्क में हुआ है, जहाँ पर सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो जिसे जो है कोणार्क में राष्ट्रीय खान मंत्रियों का आयोजन किया गया है, और कोणार्क यानी उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। और इसको पूछे होस्ट किसने करा है? तो खान मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं कि राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन जो है इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो विकासशील भारत 2047 यानी कि 2047 जो है इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो विकासशील भारत @2047 इसकी थीम रखी गई है। अब बात करते हैं कि खान मंत्रियों का सम्मेलन जो है इसका पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था, और दूसरा वाला मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था, और तीसरा वाला कोणार्क उड़ीसा में किया गया है। ये तीनों याद रखना है। और इसके मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी इसके मंत्री हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बहुत ही कठिन नाम है बोलना भी, और इसके जो विजेता हैं और उपविजेता ये सभी जो है इसमें जो है किसी भारतीय ने कोई भी नहीं जीता है, इसमें जो है बाहर के जीते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। किसने? तो एन से यंग ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन, इसे जो है यूनिक्स सनराइज ओपन भी कहा जाता है, और 2025 की इस बार जो है आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो केडी जाधव स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसमें महिला विजेता और पुरुष विजेता दोनों देख लेते हैं। तो महिला विजेता कौन जीती हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन? तो एन से यंग जीती हैं, और ये साउथ कोरिया की हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो थाईलैंड की पी चोचुओंग को हराया है। किसे? तो पी चोचुओंग को किसने हराया है? तो एन से यंग ने हराया है। कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं, और इन्होंने थाईलैंड की पी चोचुआंग को हरा दिया है। और वहीं पुरुष विजेता में पूछे कि कौन जीते हैं, तो विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं, और ये डेनमार्क के हैं, और इन्होंने किसको हराया है? तो सी ई ली को हराया है। किसे? सी ई ली को हराया है, और ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे नाम इंपॉर्टेंट हो या नहीं। ठीक है, तो विजेता दोनों का याद रखना है, चाहे महिला हो या पुरुष। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका जो है स्थापना दिवस किस क्रम का? तो 20वें क्रम का स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। और इस बार इसके 20वें क्रम के स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो अमित शाह जी बनाए गए थे। ठीक है, और अगर पूछे कि जो एनडीआरएफ है यह किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब हमारे देश में कोई आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़, भूकंप या तूफान वगैरह, ज्वालामुखी कहीं पे आ जाए या फट जाए, कुछ भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले हेल्प करने के मामले में कौन आता है सामने? तो एनडीआरएफ आता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब करी जाती है, तो 2005 के अधिनियम के तहत जो है 19 जनवरी को करा जाता है, और इसलिए जो है 19 जनवरी को इस बार इसकी 20वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। आंध्र प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, कहाँ पर? विजयवाड़ा में। और मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? अमित शाह जी बनाए गए हैं। और इसी आंध्र प्रदेश में यानी कि विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा स्थापित करी गई है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? विजयवाड़ा में किया गया है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पंकज मिश्रा जी का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा जी। ठीक है, यानी कि इस पुस्तक में अगर पूछे किसका उल्लेख किया गया है, तो युद्ध और संघर्ष की कहानी, यानी कि कैसे बेकसूर लोग जिनका कोई दोष नहीं है वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं या बेघर हो जाते हैं, उनका परिवार जो है छिन जाता है। तो इन सभी बातों पर जो है
इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा जी हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न आप सभी के लिए है, मन करे तो आंसर दे देना। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।